पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव के बीच ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते को लेकर लगातार बात चल रही है। इसी बीच ईरान के भीतर राजनीतिक अस्थिरता और नेतृत्व को लेकर बड़े दावे सामने आए। दरअसल फॉक्स न्यूज ने ईरानी मीडिया रिपोर्ट के हवाले से ये जानकारी दी है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कथित तौर पर सुप्रीम लीडर के कार्यालय जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से इन सभी दावों को पूरी तरीके से बेबुनियाद बताया गया है। रिपोर्ट में ईरान इंटरनेशनल के एक अनाम सूत्र ने यह बताया है कि राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने अपने पत्र में यह उल्लेख किया है कि उनके प्रशासन को देश में बड़े फैसले लेने की प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। दर्शकों, ये भी याद कीजिए कि ये वही राष्ट्रपति है, ये वही पेजेश्कियान है। जब अमेरिका लगातार हमले कर रहा था तो ये ढाढ़स बंधा रहे थे कि डरने की बात नहीं है, हम सब ईरानी एक साथ मिलकर इसका सामना करेंगे। साथ ही इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी के भीतर मौजूद कट्टरपंथी गुटों ने अहम मामलों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि राष्ट्रपति ने यह भी लिखा है कि ऐसी परिस्थितियों में उनके लिए प्रभावी शासन चलाना और अपनी कानूनी जिम्मेदारी को पूरा करना कठिन हो गया है, इसीलिए उन्होंने पद छोड़ने का अनुरोध किया। साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं है कि सुप्रीम लीडर के कार्यालय की ओर से इस कथित इस्तीफे को स्वीकार किया जाएगा या फिर नहीं। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इन सभी रिपोर्टों का खंडन किया है। संचार और सूचना प्रसार विभाग के उप प्रमुख सैयद मेहदी ताबताई ने भी ये कहा है कि इन बयानों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि कुछ विदेशी नेटवर्क झूठे नैरेटिव फैला रहे हैं, भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और राष्ट्रपति पेजेश्कियान अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटेंगे। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे पर बयान दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप की आदत है, वो कभी पीछे नहीं रुकते, जब भी होता है वो बयानबाजियां करते रहते हैं और जब वो ऐसी बयानबाजियां करते हैं तो इसमें यह भी शक जाता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं वो करते नहीं है और जो करते हैं वो कभी वो कहते नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका और ईरान एक बहुत अच्छे समझौते के करीब हैं। कई दिनों से बातचीत चल रही है, लेकिन अगर वॉशिंगटन को अपेक्षित परिणाम नहीं मिला तो वो इस मुद्दे को और भी तरीके से समाप्त करने पर विचार करेगा, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से भी धमकी, परोक्ष रूप से भी धमकी। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा है कि सकारात्मक दिशा में बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन अंतिम समझौता तभी संभव होगा जब दोनों पक्ष संतुष्ट होंगे। उधर कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि ईरान की ओर से मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं। इस हमले के बाद कुवैत में एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया गया है और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। इतना ही नहीं बल्कि यह भी बताया जा रहा है कि पिछले एक सप्ताह में यह दूसरा हमला है और अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया है। लेकिन आज ये जो चीजें हो रही हैं जिसमें कई राजनीतिक फेरबदल हैं, क्योंकि हमने सुना है डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से रिजीम चेंज करने की बात करते रहे। बीच में अब ये खबरें सामने आई कि 300 अरब डॉलर देकर ईरान को पीछे हटने के लिए कहा जाएगा रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर। चर्चा हमने इस बात पर भी की, लेकिन आज ये जो बात निकलकर, ये जो दावा निकलकर सामने आ रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है और आगे चलकर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या पेजेश्कियान ने सच में इस्तीफा दे दिया है? इन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के साथ हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। सुशील कुमार सिंघल, पूर्व राजदूत, हमारे साथ जुड़ेंगे और मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर हमारे साथ जुड़ेंगे रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। तो आज मध्य पूर्व में जो स्थिति है, इसको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बयानबाजियां तेज कर दी हैं और इस बयानबाजी के बीच में यह देखना होगा कि क्या यह समझौता पूरा हो पाएगा या फिर नहीं। तो जिन मेहमानों का हम लगातार आपसे जिक्र कर रहे थे वो हमारे साथ जुड़ गए। सुशील कुमार सिंघल साहब पूर्व राजदूत हैं और रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर सर हमारे साथ जुड़ गए रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले माथुर सर, आप ही से शुरुआत होगी। पेजेश्कियान के इस्तीफे की बात सामने आ रही है, लेकिन मीडिया उसे नकार भी रही है। सॉरी सुचित्रा, ओके, जय हिंद। देखिए, आपको मैं एक बात बताता हूं कि जो पेजेश्कियान के इस्तीफे की बात है, वो बात अचानक से एकदम से उभर करके शायद मेरे हिसाब से नहीं आई है। ये लोग, ये जो गैप है आईआरजीसी की रेडिकलाइज थिंकिंग में और पेजेश्कियान के मॉडेस्ट और एक थोड़े शांत जो लीडरशिप है, उसमें वो गैप हमेशा से बढ़ रहा था और ये गैप बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। और इसका फायदा उठाने की कोशिश मुझे लगता है अमेरिका और वेस्टर्न मीडिया करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ये जो युद्ध हो रहा है पश्चिम एशिया में, ये युद्ध कोई मामूली चीज नहीं है। ये युद्ध
आप अगर सीरियसली इसके एक्चुअल फैक्ट में जाके देखना चाहेंगी तो ये एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस है। ये इस्लामिक जिहाद के खिलाफ एक, मुझे लगता है, एक बहुत बड़ा एक युद्ध उभर कर, क्योंकि उसकी वजह यह है, आप अगर समझें कि जो ईरान है वो एक पर्याय है जो हर देश इस्लामिक जिहाद को बढ़ावा देता है या इस्लामिक प्रोफेसी को आगे बढ़ाता है, उसके ऊपर इनको ये उसकी मदद करें, ये बात इनके संविधान में है। किस प्रकार से इन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है, तो ये जो युद्ध पूरा ओवरऑल सिस्टम है वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस में जाकर के आपको जाता हुआ नजर आएगा। इस वजह से वहां पर लगातार हमले और लगातार नुकसान हो रहा है। अब जो अर्थव्यवस्था का ईरान की का नुकसान हुआ है और जिस प्रकार का ईरान में डेवस्टेशन हुआ है मिलिट्री अटैक्स की वजह से, वो चीज पेजेश्कियान को शायद नजर आ रही है और उससे उनको अपने देश का जो भविष्य है वो दिखाई दे रहा है। देखिए, आप कितना भी कहते रहे कि हम शायद शहादत दे रहे हैं और हम शहीद हो रहे हैं और हमारे पास ये है वो है, ये चीजें एक लिमिट तक ठीक हैं, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार का आर्थिक बोझ और आर्थिक दबाव ईरान के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, वो शायद पेजेश्कियान को दिखाई दे रहा है और उसकी वजह से उनको इस बात का पूरा यकीन है कि अगर शांति वार्ता को, अगर यहां पर किसी भी प्रकार की इस चीज को कम करने की आवश्यकता है, तो आपको अपनी टोन और टेनर में कम टैंप डाउन करना माथुर सर, क्या ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो खुद देश को एक टाइम पर बहुत ज्यादा हिम्मत दे रही था, आज उनकी हिम्मत खुद टूट चुकी है? नहीं, देखिए, हिम्मत टूटने का प्रश्न नहीं है। उनको इस बात, वो ये समझ रहे हैं कि इस प्रकार का हार्ड लाइन स्टांस लेने से इवेंचुअली जो नुकसान होने वाला है वो इस विचारधारा को और उनके देश को होगा। आप देखिए किस प्रकार से आप जो हाल आज यूक्रेन का है, लगभग वही हाल अगर ये लड़ाई और चली तो ईरान का भी हो सकता है, उससे भी ज्यादा खराब हो सकता है। उनके ऊपर ऑलरेडी 14-15 हजार सैंक्शंस लगे हुए हैं, उनको कोई व्यापार करने नहीं दे रहा है, तो उनको आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा समस्या है। उनके अरबों खरबों रुपए फ्रोजन है पूरी दुनिया में, तो और ज्यादा अगर इनके ऊपर दबाव पड़ेगा तो वहां की हालात बिगड़ सकती है और हो सकता है ये चीज पेजेश्कियान को दिखाई दे रही हो और इस चीज को वो समझते हुए वो ये समझ के कर रहे हो कि आप अपने जो स्टांस है, जो आपने एंड रिजल्ट का एक डिजायर्ड स्टेटस बना करके रखा हुआ है, उसमें थोड़ा लचीलापन लाएं और जब तक वो लचीलापन नहीं आएगा तब तक आप देखिए किसी प्रकार की कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है और आपके ऊपर आर्थिक रूप से प्रभाव पड़ता रहेगा और कहीं ऐसा ना हो कि आपके अंदर की जनता जो है, अंदर के लोगों में किसी प्रकार का कोई और काम हो सके, वो भी शायद उनको कहीं ना कहीं नजर आ रहा हो। यह आईआरजीसी वही है जिसने जनवरी में जब प्रदर्शन हुए थे तो 30-40 हजार लोगों को, फिगर को हम डिबेट कर सकते हैं, 30-40 हजार अपने खुद के देश के लोगों को खत्म कर दिया था। तो वहां के लोगों में भी इसके खिलाफ कहीं ना कहीं कुछ है और इस प्रकार से अगर ये हालात बदलते चले गए, बिगड़ते चले गए, ये जो प्रदर्शन हुए थे वो प्रदर्शन हुए थे 40% इन्फ्लेशन के खिलाफ। आज वही इन्फ्लेशन 100% के आसपास पहुंच रहा है, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी बढ़ती चली जा रही है। तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि अब समय है कि आप कम से कम बातचीत शुरू करें ताकि जो आर्थिक दबाव हमारे देश पर पड़ रहा है उसकी वजह से व्यवस्थाएं बिगड़ती चली जा रही हैं उस देश की, उनको कहीं ना कहीं चेक किया जाए। तो ये एक मैसेज भी हो सकता है कि ये मैसेज दिया जाए कि आईआरजीसी को भी कहीं ना कहीं अपने विचार में लचीलापन लाने की आवश्यकता है और बातचीत का सिलसिला शुरू करने की जरूरत है। सारे लोगों ने ट्राई कर लिया, पाकिस्तान ने, ओमान ने, कतर ने, सबने कोशिश करके देख ली। ये आईआरजीसी का जो एक्सट्रीम व्यू है, एक्सट्रीम स्टैंड पॉइंट है, उसमें जरा भी लचीलापन देखने को नहीं आया और उसका रिजल्ट सिर्फ यही हो रहा है, ईरान से बाकी सारी दुनिया अलग होती जा रही है। शुरू में ईरान को बहुत सिंपैथी सपोर्ट मिला था, वो गायब हो रहा है। आज फ्रांस कुछ कह रहा है, इंग्लैंड भी कुछ कह रहा है। तो ये मेरा मानना है कि उनको लगता है कि बातचीत करने की आवश्यकता है और इस वजह से उनको लगता है कि उनके जो अधिकार क्षेत्र हैं उसमें आईआरजीसी का हस्तक्षेप बढ़ रहा है
और वो इस वजह से एक मैसेजिंग कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सिंघल साहब, हम मुझे आपसे और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए उनको भी एक मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति हमेशा डील की बात करते हैं, युद्ध खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वो कभी भी ईरान को धमकी देने से नहीं चूकते। अभी भी डील की बात कर रहे हैं कि सकारात्मक है, पॉजिटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने अलग से लहजे में इस बात की धमकी भी दे रहे हैं कि अगर इस तरीके से नहीं माने तो हमें बहुत तरीके पता है बात मनवाने के। सुप्रिया जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप का जो काम करने का तरीका है, आप उनके पिछले 1.5 साल, जब अब मेरे ख्याल से 1 साल 5 महीने ऑलमोस्ट हो गए हैं वो आए, जब भी वो बात करते हैं किसी देश से, वो जो वो दोनों तरह से बात करते हैं। तो साथ में ये भी अपने मित्र हो या दुश्मन देश हो जिसके साथ में उनकी लड़ाई वड़ाई हो रही है, उन सबके साथ में उनका बिहेवियर जो है वो इसी तरीके का है कि वो एक तरफ कहेंगे कि मैं सैंक्शन लगाऊंगा, लेकिन साथ में कहेंगे मेरे दोस्त। तो या जैसे टैरिफ का चल रहा था तो वो उनको साथ में नहीं, हमारे मित्र देश हैं लेकिन हमें टैरिफ, इन्होंने हमारा बहुत इस्तेमाल किया, मैं टैरिफ बताऊं। वही भाषा, वो उनकी एक तरीका बन गया है उनका बात करने का, कि एक तरफ वो शांति की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो जो है अपनी धमकी देते हैं कि मैं तुम्हारे को नस्ते नाबूद कर दूंगा। तो ये जो कोर्सिव डिप्लोमेसी का उनका जो तरीका है, उसको उन्होंने एक अपना एक तरीके से ट्रेडमार्क बना लिया है कि उसी तरीके से वो बात करेंगे। तो अब उस सब में क्या है कि अब ईरान को भी मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप बात करते हैं, तो उस तवज्जो देने की बात है जो वो एक, मतलब यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो मेरे ख्याल से ईरान उसको बखूबी समझ रहा है और उसको अपने तरीके से उसको इस्तेमाल भी कर रहा है। तो जैसे जो प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं हाँ पीस की बात हो रही है, हमारी बातचीत चल रही है, ईरान भी कहता है कि हमारी यहाँ बातचीत चल रही है, हमारी कहीं वो नहीं है, लेकिन साथ साथ ईरान ये भी कहता था कि अभी कोई समझौता नहीं। बिल्कुल। तो वो जो है प्रेसिडेंट ट्रंप को डिफेंसिव पर ले आता। प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं बिल्कुल 2 लाइन की बात रह गई है, वो कहते हैं नहीं अभी कोई समझौता ही नहीं हुआ हमारे तक किसी बात पर। तो इस तरीके से करके वो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो स्टाइल है उसको अपनी तरफ में फेवर में इस्तेमाल कर रहे हैं बराबर। अगर आप देखें तो ये, और एक तरीके से उनको फेवर भी कर रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जब अपने आप ही डिफेंसिव पे आ जाते हैं तो उनको जो वो चाहिए कि मैं जो है जीत दिखा सकूं कि भाई ईरान को मैंने झुका दिया और मैं अपनी शर्तों पे पीस का समझौता करता हूं, वो उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आप भी जब भी देखें कि कभी जैसे शुक्रवार को लग रहा था कि वो जो सिचुएशन रूम में मीटिंग होगी उसके बाद शायद वो उसको अप्रूव कर देंगे जो उनकी बातचीत हुई है, समझौता का जो प्रारूप बना है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को क्योंकि वो दिख रहा था कि उनको वो मौका नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने फिर क्या करा, उन्होंने कहा कि नहीं अभी मैं सिचुएशन रूम से पहले उन्होंने कहा कि मैं इसके बाद डिसाइड कर लूंगा, लेकिन बाद में क्या किया, उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया और वो अपना चुप लगा गया। और उसके बाद में अब ये खबर आई है कि शायद उन्होंने कुछ शर्तों में बदलाव किया है और दोबारा से ईरान के पास उसको भेजा है मसौदे को बातचीत करने के लिए। और ईरान ने कहा कि हम 3-4 दिन उसमें लगाएंगे, क्योंकि उनकी जो इंटरनल प्रोसेस है उसमें भी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, तो वहां भी बहुत ज्यादा समय लगता है अब कोई भी बातचीत का जवाब देने में। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि अगर मसौदा तैयार किया जाएगा तो उस पर विचार विमर्श करने के लिए, विशेषज्ञों की राय लेने के लिए थोड़ा समय जो है वो जरूर लगेगा। अनुज सर, मुझे एक चीज जरा समझाइए कि अगर राष्ट्रपति के इस्तीफे की बात में सच्चाई है तो क्या ये बिल्कुल ऐसी तस्वीर है जिसको लेकर राष्ट्रपति को इस बात का डर है, जो स्थिति हम पाकिस्तान में देखते हैं कि एक देश के पास सेना होती है लेकिन सेना के पास एक देश है। क्या आईआरजीसी का ताकत इतना ज्यादा अब इस वक्त बढ़ गया है कि इसको लेकर ये चिंता हो गई है कि राष्ट्रपति तक को इस्तीफा देना पड़ रहा है? बिल्कुल, ये बात मैं कह चुका हूं, शायद आप ही के चैनल पे मैंने कहा था कि आज ईरान भी पाकिस्तान के राह पर है, और वहां पर भी जो अभी तक का ईरान का जो पिक्चर था वो ये था कि वहां के जो लीडरशिप है उसके पास एक बहुत पावरफुल मिलिशिया है, लेकिन अब उस आईआरजीसी का पूरा कंट्रोल है। मैं अगर साधारण हिंदी भाषा में बताऊं तो ईरान आज आईआरजीसी की पूरी तरह से गिरफ्त में है, और आईआरजीसी ईरान की सेना नहीं है,
इसमें ये समझने की आवश्यकता है, आईआरजीसी एक ऐसा आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो रेडिकलाइज्ड है, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो जो सुप्रीम लीडर है और उसको और रजीम के प्रति वफादार है। इसी वजह से अमेरिका ने और कई सारे विदेशी पश्चिमी राष्ट्रों ने आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। तो ये जो परिस्थिति है वो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वहां पर एक ऐसे आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरी ईरान की जो आज निर्णय लेने की क्षमता निहित हो गई है, जो कि कई राष्ट्रों की नजर में आतंकवादी संगठन है। तो ये मेरा मानना है कि आज की तारीख में ईरान में जो भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आईआरजीसी के कमांडरों की बात, हालांकि आईआरजीसी में कोई बहुत सीनियर कमांडर्स बचे नहीं है, जो उनका सीनियर मोस्ट ऑफिसर है वो एक ब्रिगेडियर रैंक का ऑफिसर है, लेकिन बावजूद उसके, क्योंकि उनके पास ताकत है और क्योंकि उन्होंने जो अपना जो स्ट्रेटेजी नई लगाई थी, जिसमें उनके पूरे 41 डिस्ट्रिक्ट्स में उनके अपने छोटे छोटे उनके आइलैंड्स बने हुए हैं और वहां पूरा का पूरा कब्जा आईआरजीसी के वर्क फोर्स का है। उनके पास अपना कम्युनिकेशन है, अपना वेपन्स हैं, हथियार हैं, मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, सब कुछ है, कम्युनिकेशन है, कमांड एंड कंट्रोल है। तो ये तमाम चीजों से कहीं ना कहीं जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको लगेगा कि भाई मेरी वो कहां है। और आज जो परिस्थिति है सुचित्रा, ये समझने की बात है कि आज की परिस्थिति में ईरान को एक ऐसा रिजल्ट देखना पड़ेगा जिससे कि इसके ऊपर और ज्यादा आर्थिक बोझ ना आए। ये बात कहीं ना कहीं समझ में आ रही है, और इस वजह से राष्ट्रपति जो है एक मैसेजिंग करने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई अपने विचारों में लचीलापन लाइए। एक बात और मैं बता दूंगा आपको कि जो परमाणु जो इशू है उस पर जो इम्पास है वो बना रहेगा, क्योंकि ट्रंप ने पिछले 2018 में 17 में जब भी आकर के इस डील को जेसीपीओ को निरस्त किया था, उस समय से वो ये कह रहे हैं कि ये जेसीपीओए जो है वो बिल्कुल घटिया और बहुत ही ट्रैश और ये गलत और ओबामा की गलती है, ये है। अगर उनको उससे या उससे थोड़ा और खराब चीज पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तो ये ट्रंप की नैतिक, कूटनीतिक, मिलिट्री हर प्रकार की हार होगी। तो ये जो हार है, इससे बचने के लिए ट्रंप के पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि जो डील कम से कम न्यूक्लियर मुद्दे पे वो जेसीपीओए से बेहतर हो, और अगर उस जेसीपीओए के बराबर या उससे कम हुई तो ट्रंप की इतने से हार मानी जाएगी, और ये रिजल्ट आपको मिड टर्म में, और जो कि ट्रंप कभी चाहेंगे नहीं। बिल्कुल। सिंगल सर, जरा सा एक चीज मुझे ये लग रहा है कि अगर ये जो खबरें कल देर शाम से चल रही हैं और नेशनल मीडिया नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में ये खबरें छाई हुई हैं, अगर ईरान में ऐसी स्थिति में जब ईरान और अमेरिका के बीच में डील क्लोज होने की स्थिति में है, अगर राष्ट्रपति का इस्तीफे की ये जो खबर सामने आ रही है ये सच में ऐसा हो रहा है, तो ये डील क्या प्रभावित होगी? और अगर ये डील प्रभावित होती है तो आगे आने वाले समय में ये डील आखिर कौन करेगा? क्या आईआरजीसी का इसमें हस्तक्षेप देखा जाएगा, या ऊपर के जो अधिकारी बैठे हुए हैं या जो सरकार में अभी भी लोग हैं वो इस पर फैसला आगे जो है लेने वाले हैं? थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाता हूँ जी। ये जो आईआरजीसी के बारे में बातचीत चल रही है, वो बनाई थी अली खामनेई, जो अभी जो सुप्रीम लीडर हैं मुस्तफा खामनेई, उनके फादर हैं, और उन्होंने अपने पर्सनल सेना के रूप में एक तरीके से बनाई थी जो उनको ही केवल आंसरेबल है। लेकिन अब क्या हुआ है कि जब से ये सत्ता परिवर्तन हुआ, जो उनको 28 फरवरी को उनको मार दिया गया, और उसके बाद में मुस्तफा खामनेई इनके बेटे जो हैं वो बन गए हैं इसके सुप्रीम लीडर। और सुप्रीम लीडर किसने बनाया उनको? क्योंकि उनके फेवर में बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, उनको बनाया आईआरजीसी ने। आईआरजीसी जो है, जो कि सबऑर्डिनेट थी, अब उससे वो लीडरशिप पोजीशन में आ गई। ये बात सही है कि एक जो ये मिस्टर वाहिद है, ब्रिगेडियर वाहिद है, उसके लीड आईआरजीसी के इस वक्त लीडर हैं, लेकिन वो बहुत बड़े, सबको मालूम है कि वो कितने हार्डलाइन लीडर। तो वो जो है, इस वक्त क्या हो रहा है वहां पर कि जो शॉट्स वहां पे, जैसा भी पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है, मोर और लेस कमी बेशी एक तरीके से वहां भी वही सिचुएशन आ गई है। और यहां पहले भी होता था, जब वो अली खामनेई थे
तो IRGC अपने आप को बहुत पावरफुल मानता था पॉलिटिकल लीडरशिप के मुकाबले, क्योंकि वो डायरेक्टली सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करते थे। लेकिन अब जो हालात हैं उसमें उनकी जो इंपॉर्टेंस है और बढ़ गई है, क्योंकि जो अब सुप्रीम लीडर है मुस्तफा खामनेई, वो उनको एक तरीके से उनके एहसान में है कि भाई उन्होंने सुप्रीम लीडर उनको बनवाया। और जहां तक पॉलिटिकल लीडरशिप का सवाल, पॉलिटिकल लीडरशिप जो जैसे खबरें आ रही हैं, अगर इसमें सच्चाई है, क्योंकि अभी तक कंफर्मेशन नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा जरूर, तो जो है मेरे ख्याल से, क्योंकि जब इस तरह की खबरें आ रही तो, लेकिन अगर ये डेवलपमेंट हो रहा तो ये जो आपस में अंदरूनी डिस्प्यूट था वो मेरे ख्याल से खुल के अब सामने आने वाला है, और उसका डील पर भी असर पड़ने की संभावना है। क्योंकि अगर केवल हार्डलाइनर वाहिद या जो मुस्तफा खामनेई वही डिसीजन लेंगे, तो जो पॉलिटिकल इनपुट जो आ रहे हैं डील में, जिसमें कोई कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इसी वक्त अभी तक जो भी ईरान ने कंडीशन रखी है वो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन पे है, जिनको अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि वो मान ले उसकी बात, ना ही वो मानी जा सकती है। नहीं तो क्या होगा, अगर वो जैसे कह रहे हैं कि हमने अथॉरिटी बनाई है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे, उनके हिसाब से चलेगी, अगर उसकी आधिपत्यता को मान लिया गया तो इसका मतलब हम जो इंटरनेशनल लॉ है उसको रीराइट करेंगे ईरान के कहने बिल्कुल। और यही सारी चीजें तो अमेरिका को रोक रही है। डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि मेरे अगेंस्ट कुछ भी जाए, क्योंकि हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने नोबेल पीस प्राइज के लिए कितने हद तक जो है आगे जा चुके हैं। और अब ऐसे माहौल में डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की भी चिंता है कि अगर ये शर्तें मैं मान लेता हूं तो दुनिया में कहीं मेरी जो पोजिशन अब तक मैंने बना रखी है वो थोड़ा नीचे ना चला जाए। बहुत शुक्रिया आप मेहमान हमारे साथ जुड़े, अनुज सर आपका भी और सिंगल सर आपका भी। आप लोगों ने अपने अनुभव से बताया कि ये जो स्थिति इस वक्त पूरी दुनिया में चल रही है, आगे चलकर ईरान और अमेरिका के बीच में क्या ये डील फाइनल होगी या फिर नहीं। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।